सो हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। तो गाइस, सिंथेसिस के हमारे 2 लेक्चर हो चुके हैं। फर्स्ट लेक्चर में हमने पार्टिसिपल्स को बहुत ही प्यार से, बहुत ही शांति से देखा कि किस तरीके से पार्टिसिपल का इस्तेमाल करते हुए हम अपने सेंटेंसेस को जोड़ सकते हैं। एक स्टूडेंट का बहुत ही प्यारा मैसेज आया था कि सर सिंथेसिस होता क्या है। 2 वाक्यों को जोड़ करके या जोड़ने का जो काम है और जोड़ करके एक वाक्य बनाने का जो काम है वो सिंथेसिस कहलाता है। सरल भाषा में बता रहा हूं मैं, किसी बहुत महान डेफिनेशन में नहीं जा रहा, लेकिन उन्हें जोड़ने के लिए कुछ अलग अलग तरीके हो सकते हैं। वो निर्भर करेगा कि आप आगे जाकर बनाना क्या चाह रहे हैं। क्या आप सिंपल सेंटेंस बनाना चाह रहे हैं, क्या आप कंपाउंड बना रहे हैं, कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, कैसा सेंटेंस बना रहे हैं, उस पर डिपेंड करेगा कि आप किस तरीके से उन सेंटेंसेस को जोड़ेंगे। सो गाइज, आई होप आप लोगों को डेफिनेशन क्लियर हुई होगी। तो आगे बढ़ते हैं। और मैं देख रहा हूँ काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो हैं अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहे हैं कि मुझे जितना सपोर्ट कर सके वैसा करें। और आप लोगों को जानकर खुशी होगी, अभी मेरे सामने लेक्चर नंबर 2 चल रहा है। मेरे लेक्चर नंबर 2 का प्रीमियर हो रहा है। चले देखें कौन कौन क्या क्या बदमाशी कर रहा है, चेक कर लिया जाए। लाइव नहीं हूं लेकिन लाइव वाला फील आ जाएगा थोड़ा सा मुझे भी कि चैप्टर नंबर 2 पे या लेक्चर नंबर 2 पे क्या बदमाशी चल रही है। यहाँ पर अच्छा, तो यहाँ पर सृष्टि का आया है मामा। ओके, उसके अलावा और कौन कौन है। अमृत राज है यहाँ पर, साधना सिंह है, ज्योति विश्वकर्मा है, ललित मोहन है, रवि दुबे हैं। और कौन कौन है भाई। एकांत है यहाँ पर, हिमांशु हैं, लक्ष्मी। प्रेजेंट पार्टिसिपल, कुछ क्वेश्चन चल रहा है उसका आंसर दे रहे हैं। ये कौन सा पार्टिसिपल है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है। ओके, अभी 84 कमेंट्स हैं जिसमें हर्ष दीक्षित, ऋतुराज, प्रवीण दुबे, आस्था, ये सभी हैंड टू हैंड क्वेश्चंस का आंसर देते हुए चल रहे हैं। बाबुल यादव ने भी दिया है, रितांशी ने भी दिया है, रौनक ने दिया है, डिम्पल, हर्ष, बाबुल, शोभित है यहाँ पर, यूपीएससी मोटिवेशन वीडियो, रिया दुबे है, रवि राव है, ज्योति विश्वकर्मा, रिया गुप्ता, प्रीतम पाठक, प्रीति शर्मा, अश्विनी यादव, रवि राव, सृष्टि शर्मा, श्रेयांश यादव, हरेंद्र कुशवाहा जो है, सपना चौहान भी है, खुशी यादव आ गए, फिर फ़हीम है यहाँ पर हमारे साथ। श्रेयांश का तो क्या आया है, फ़हीम का 11th में अच्छे से नहीं समझ पा रहा था पर अब समझ आ रहा है। थैंक यू सो मच सर, मोस्ट वेलकम डियर। मैं वो देख रहा हूँ आंसर कौन कौन दे रहा है ना। आंसर देने वाले एक और है बीच में, खुशी है, आस्था है, उनका भी आंसर आया है, फल को दिखा रहा है। ठीक है, और कौन है, जयशंकर है, शिवम प्रजापति है, चंद्रकेश मौर्य हैं, उन्होंने भी जवाब दिया है। और साथ में आंसर कौन दे रहा है, आंसर दे रहा है ऋषिकेश पॉटर। ओके, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। ये एक और नया कोई स्टूडेंट है, दिवाकर त्रिपाठी हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आंसर्स दे रहे हैं। नितिन प्रजापति ने भी आंसर दिया है, प्रवीण दुबे दे ही रहे हैं, प्रशांत शर्मा दे रहे हैं। चलिए, वेरी नाइस, एक एक लाइन में सबके आंसर मिल रहे हैं मुझे। सपना चौहान जो है उन्होंने भी आंसर दिया है। चलिए, वेरी नाइस। आप लोगों को शायद विश्वास नहीं हो रहा होगा लेकिन मैं सच कह रहा हूँ। ये देखो, अभी चल रहा है प्रीमियर मेरा। मेरा ही लेक्चर चल रहा है अभी। चलिए, तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जिसका नाम नहीं आया है उसका नाम आगे आ जाएगा। फिर कभी ना कभी कोशिश करेंगे कि इसी तरीके से पुराने जो भी हमारे सहयोगी विद्यार्थी हैं। ओके, अभी 99 थे, 113 हो गए। अभी 2-5 मिनट पहले मैं भी चैट में ही था, जब 100 हुए थे, जस्ट 101 हुए थे, तब मैं चैट में ही था। अभी 113 हो गए हैं। 33 मिनट्स अगो ये वीडियो जो है, लेक्चर जो है, स्टार्ट हुआ था। थैंक यू वेरी मच गाइज। इसी तरीके से अपना प्यार, अपना सहयोग बनाए रखिए। अब मैं इसमें लगा रहूँगा ना तो पता चला कि ये वाला पूरा लेक्चर उनको पढ़ने में ही चला गया। तो थैंक यू वेरी मच, आप सभी का तहे दिल से पुनः शुक्रिया। और जैसे भी मुझसे होगा मैं ज़रूर कोशिश करूँगा आप लोगों को थैंक यू कहने की, और इसी तरीके से आपका प्यार और आपका सहयोग जो है हमारे साथ बना रहे। लर्न एंड शेयर फैमिली जो है, उससे आप इसी तरीके से जुड़े रहिए बेस्ट और क्वालिटी एजुकेशन के लिए। चलिए गाइज, तो स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर नंबर 3। बातें बहुत हो गई, 5 मिनट तो बातों में ही लग गए। अब स्टार्ट करते हैं आगे का टॉपिक कि जेरेंड या नाउन के पूर्व प्रेपोजिशन का प्रयोग करके अब
ऐसा करके हम लोग यहां पर क्या बना सकते हैं, सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। जेरेंड बनाने के लिए सामान्यतः क्या किया जाता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ दिया जाता है, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ दूंगा और इसको एक नाउन या एक संज्ञा की तरह इस्तेमाल करना शुरू कर दूंगा और एक वर्ब की तरह इस्तेमाल नहीं करूंगा, तो ये चीज मेरी क्या बन जाएगी, ये चीज मेरी जेरेंड बन जाएगी। हिंदी में अर्थ निकालने पर इस क्रियाओं में, इनमें भी क्रिया के अंत में ना, नी, ने इत्यादि आता है। तो ठीक है, सीधी सी बात, हमें क्या करना है यहाँ पे, जेरेंड या नाउन से पहले प्रीपोजिशन जोड़ना है। मेन काम क्या है, जेरेंड या नाउन से पूर्व प्रीपोजिशन जोड़ना है और ऐसा करके हम लोग अपने एक सिंपल सेंटेंस को बनाएंगे। उसके लिए बेसिकली हमें 2 सिंपल सेंटेंस वहां पर चाहिए होंगे। चलिए देखते हैं। सीता बॉट अ पेन, तो सीता ने एक पेन खरीदा, साधारण वाक्य। शी गेव 5 रुपीज फॉर इट, और उस पेन के लिए उसने 5 रुपए दिए। तो सीता ने एक पेन खरीदा और उस पेन के लिए कितने रुपए दिए, 5 रुपए दिए। अब इसको हमने देखो कैसे करा कि सीता बॉट अ पेन फॉर 5 रुपीज, तो यहां पर ये फॉर जो है वो क्या है, ये हमारा प्रेपोजिशन है। 5 रुपीज में 5 रुपीज जो है इसको हम अपना क्या मान रहे हैं, सीधे तौर पर हम इसे अपना एक नाउन मान रहे हैं। नाउन तो वैसे यहाँ पे रुपीज हमारा नाउन है। अब रुपीज कितने हैं, तो भैया 5 है। तो 5 तो मूलतः हमारा एडजेक्टिव है जो कि संख्यावाची विशेषण है, कार्डिनल नंबर बेस्ड एडजेक्टिव है। तो कार्डिनल नंबर यानी कि संख्यावाची विशेषण को यहां पर ये 5 दर्शा रहा है। रुपीज हमारा नाउन है। तो सीता ने एक पेन खरीदा 5 रुपए में। फॉर 5 रुपीज का मतलब क्या हो गया, 5 रुपए में एक पेन खरीदा। तो सीता बॉट अ पेन, उसने एक पेन खरीदा। शी गेव 5 रुपीज फॉर इट, उसने उसके लिए 5 रुपए दिए। अब इन दोनों बातों को जोड़ के हिंदी में बोलूंगा तो क्या बोलूंगा कि सीता ने 5 रुपए में एक पेन खरीदा। सिंपल सी बात, सीधी बात है ना। तो इस तरीके से इन दोनों वाक्यों को मिलाया जा सकता है। आई मेड माई बेस्ट एफर्ट्स, मैंने अपने सबसे बेहतरीन प्रयास किए। आई कुड नॉट पास BA, लेकिन अब यहां पे तो कॉन्ट्रास्ट है ना, यहां पर सिचुएशन कैसी आ गई, कॉन्ट्रास्ट सिचुएशन है, विरोधाभासी स्थिति है। तो मैंने अपने बेस्ट एफर्ट्स लगाए, मैंने अपने सबसे बेहतरीन प्रयास किए और मैं BA पास नहीं कर पाया। तो इन स्पाइट ऑफ का क्या मतलब होता है, ये भी हमारा एक प्रेपोजिशन है। इसका मतलब होता है के बावजूद। इन स्पाइट ऑफ का मतलब क्या होता है, के बावजूद, या ऐसा करने के पश्चात भी। आप अगर बहुत ज्यादा हिंदी में बोलना चाहेंगे तो आप क्या बोलेंगे, इतना करने के पश्चात भी। इन स्पाइट ऑफ माई बेस्ट एफर्ट्स, यानी कि मेरे सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद आई कुड नॉट पास BA, मैं BA पास नहीं कर पाया। तो हमारा प्रीपोजिशन क्या है यहां पर, ये हमारा प्रीपोजिशन है। इन स्पाइट ऑफ हमारा प्रीपोजिशन है कि मेरे सबसे बेहतरीन प्रयासों के बाद भी मैं BA पास नहीं कर पाया। अगला एग्जांपल देखते हैं। द मून रोज, चांद उगा। द जर्नी वॉज नॉट एंडेड, लेकिन मेरी यात्रा जो है वो समाप्त नहीं हुई थी। तो सामान्यतः चांद उगने का मतलब है रात हो गई, तो रात होने तक मेरी यात्रा समाप्त हो जानी चाहिए थी, लेकिन चांद उग गया, अभी तक भी मेरी यात्रा समाप्त नहीं हुई। द मून रोज, द एंड ऑफ जर्नी बिफोर। बिफोर क्या है, मेरा एक प्रेपोजिशन है, यानी कि चांद के डूबने से पूर्व मेरी जर्नी समाप्त नहीं हुई थी। तो यहां पर क्या बन रहा है, द मून रोज, चांद उग गया, बिफोर यानी पहले ही, द एंड ऑफ जर्नी, जर्नी के समाप्त होने से पूर्व ही क्या हुआ, या पहले ही, जर्नी के समाप्त होने से पहले ही क्या हो गया, चांद उग गया। और यहां पर भी ये कह रहा है द मून रोज, चांद उगा, द जर्नी वॉज नॉट एंडेड, लेकिन यात्रा समाप्त नहीं हुई थी। तो दोनों को जोड़ने के लिए हमने किसका यूज कर लिया यहां पे, तो ये मेरा एंड ऑफ जर्नी में, जर्नी जो है वो मेरा नाउन है, उस नाउन से पहले मैंने बिफोर का प्रयोग कर लिया। एफर्ट्स जो है यहां पे मेरा नाउन है, उससे पूर्व मैंने किसका प्रयोग कर लिया, बोलो भाई, उससे पहले मैंने एक प्रेपोजिशन का प्रयोग कर लिया। शी हैड फेल्ड, वह असफल हुई। शी हर्ड द न्यूज, उसने समाचार सुना। शी फेंटेड, और वो बेहोश हो गई। तो तीन चीजें हुई, वह असफल हुई, फेल हो गई,
उसने समाचार सुना और उसके बाद वो बेहोश हो गई। किसी एक स्टूडेंट का मेरे फर्स्ट वाले लेक्चर पे कमेंट आया था, मैंने पढ़ा था कि सर 3 सेंटेंस वाले एग्जाम्पल भी लाओ। कौन था जिसने ये कमेंट किया था? मैं नाम भूल गया। फटाफट से वापस कमेंट में ही मेरे को बताना सर मैं था। ठीक है, आप बता सकते हैं कि सर मैं था, मैंने ही किया था, वरना मुझे ढूंढने पड़ेंगे सारे कमेंट के कौन था वो विद्यार्थी जिसने मेरे को ये कमेंट किया था। तो मैंने कमेंट पढ़ा, मेरे को ध्यान था, मैंने समझा उसे, और ये रहा आपका 3 वाला एग्जाम्पल। तो भैया वो असफल रही, वो फेल हो गई, उसने समाचार सुना और वो बेहोश हो गई। तो पहले वो फेल हुई, फिर उसने समाचार सुना और उसके बाद में वो बेहोश हो गई ऑन हियरिंग। अब ये हियरिंग जो है, अब ये हियरिंग क्या है? ये हियरिंग मेरा जेरेंड है। क्या है? जेरेंड है। ठीक है, जो मैंने किससे बनाया है? ये जो हर्ड वाला था ना, इस हर्ड से मैंने क्या शब्द लिया? इस हर्ड से मैंने ले लिया हियर। क्या ले लिया? हियर ले लिया, और हियर के साथ आईएनजी जोड़ दिया क्योंकि ये मेरी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो यहां पर मैंने हियरिंग यानी जेरेंड का प्रयोग किया, और जेरेंड से पहले मैंने प्रयोग कर लिया ऑन का। ऑन क्या है भाई मेरा? तो ऑन मेरा प्रीपोजिशन है। बोलो हाँ कि ना? प्रीपोजिशन है कि नहीं है? हमने अभी नियम में क्या पढ़ा था? यही पढ़ा था ना, या तो किसी नाउन से पूर्व आ जाएगा या फिर किसी जेरेंड से पूर्व आ जाएगा। ये देखो नेक्स्ट गाइस, यहां पर ये एफर्ट्स जो है मेरा, ये एफर्ट्स मेरा नाउन है। ठीक है, क्या है मेरा नाउन? ये एफर्ट्स जो है, ये एफर्ट्स मेरा नाउन है। इस सेंटेंस में अगर मैं देखूंगा तो जर्नी मेरा नाउन है। इस सेंटेंस में अभी हम देख रहे हैं कि अभी हमें क्या करना है। ठीक है, ये तो अभी चल रहा है सेंटेंस हमारा। तो सबसे पहले हमने हियर का हर्ड में से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ली हियर, हियर के साथ जोड़ दिया आईएनजी, आईएनजी जोड़ते ही बन गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी बन गया, और ये जाकर के मेरा क्या बन गया? जेरेंड बन गया। जेरेंड से पहले मैंने ऑन का प्रयोग कर लिया। अब मेरा सेंटेंस क्या बन रहा है? चलिए देखते हैं। ऑन हियरिंग द न्यूज, ये देख लीजिए भाई, द न्यूज हमारा एज इट इज है। ऑफ हर फेलियर, किस चीज की न्यूज? उसकी असफलता की। तो फेलियर फिर से क्या है मेरा? फिर से मेरा नाउन आ गया, और इस नाउन से जस्ट पहले मैंने किसका प्रयोग कर लिया? इससे जस्ट पहले मैंने प्रीपोजिशन का प्रयोग कर लिया। तो यहां पर देखो गाइस, 3 चीजें एक साथ हो रही है हमारी। 3 चीजें क्या हो रही है कि सीता है, सीता फेल हो गई, उसका उसे समाचार मिला, और समाचार मिलते ही वो फेंट हो गई यानी बेहोश हो गई। ठीक है, तो यहां पर सीता जो है वो फेल होने का समाचार सुनते ही, ये 2 वाक्य जुड़ गए, बेहोश हो गई। ये मेरा तीसरा वाक्य। ठीक है, इस तरीके से हम 3 वाक्यों को जोड़ करके भी बना सकते हैं। सूझबूझ थोड़ी आवश्यक है इसमें, है ना? थोड़ा सा सूझबूझ से अगर काम करेंगे तो बेहतर तरीके से आंसर बनेंगे। सिंपल यदि 2 सिंपल सेंटेंसेस पैसिव वॉइस में हो तो उन्हें जोड़ते समय जेरेंड के पैसिव फॉर्म यानी बीइंग प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म से पहले प्रीपोजिशन का प्रयोग करना चाहिए। अब भैया ये रूल जो है पिछला वाला रूल ही है, लेकिन उसमें पैसिव वॉइस को दर्शाएगा। अब तक हम इससे पिछले वाले रूल में किसको देख रहे थे? एक्टिव वॉइस में देख रहे थे। अब हम इससे पिछले वाले रूल में किसे देखेंगे? पैसिव वॉइस में देखेंगे। तो ये पैसिव वॉइस को दर्शाने का यहां पर काम करेगा। अब ये देखिए, ही वॉज अवॉर्डेड जो है हमारा पैसिव वॉइस है। ही वॉज गिवन अ ट्रॉफी, ये भी एक पैसिव वॉइस है। यानी ही वॉज अवॉर्डेड का मतलब क्या है? सामान्यतः एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस हम पता है कैसे पता लगाते हैं, आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो, मुझे पूर्ण विश्वास है कि मैंने बता रखा है आपको। वॉज वर्ब के साथ सामान्यतः वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आती है, तब मेरा पास कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस बनता है। लेकिन यहां पर वॉज या वर्ब के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, किस में आती है? पैसिव वॉइस में। सेम वॉज या वर्ब के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी होना चाहिए था, लेकिन वर्ब की थर्ड फॉर्म है। कौन से सेंटेंस स्ट्रक्चर में आती है? पैसिव वॉइस में आती है। ये हम पैसिव वॉइस में, एक्टिव पैसिव वॉइस में बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। जिन्होंने नहीं देखा है वो जाके वो लेक्चर देख सकते हैं। एक्टिव पैसिव वॉइस पूरा कराया जा चुका है, कंप्लीट 1 to लास्ट सारे लेक्चर्स हो चुके हैं उसके। तो ही वॉज अवॉर्डेड, ही वॉज गिवन अ ट्रॉफी, तो ही वॉज अवॉर्डेड बाय बीइंग गिवन अ ट्रॉफी। अब यहां पर इसने क्या बोला कि जब पैसिव वॉइस का सेंटेंस होगा तब हमें क्या करना है? बीइंग का प्रयोग करना है। ठीक है साहब, बीइंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। ठीक है साहब, और उससे पहले प्रीपोजिशन लगाना है। यही तो कह रहा है नियम में, देखो वापस पढ़ो। जेरेंड के पैसिव फॉर्म यानी बीइंग प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म से पहले प्रीपोजिशन का प्रयोग करें। तो हमने कुछ नहीं करा, जैसा इसने कहा आंख बंद करके वैसा कर लिया।
ही वॉज अवॉर्डेड लिख लिया, बाय बींग गिवन, तो अब ये ही वॉज तो यहां पर है ही, ये ही वॉज यहां पर कॉमन है, तो दोबारा से मुझे ही वॉज लिखने की तो जरूरत ही नहीं है। और क्योंकि ये पैसिव वॉइस है तो मैंने इस रूल को फॉलो किया और उसके बाद में गिवन अ ट्रॉफी मैंने एज इट इज बना लिया कि ही वॉज अवॉर्डेड, यानी उसे सम्मानित किया गया एक ट्रॉफी दे करके, या एक ट्रॉफी प्रदान करके उसे वहां सम्मानित किया गया था, ऐसा भी आप कह सकते हैं। ठीक है गाइस, यहां पर आपके पास एक्सरसाइज नंबर 4 आ जाती है। एक्सरसाइज नंबर 4 जो है उसमें आप बहुत आसानी से इनका प्रयोग कर सकते हैं। तो जेरेंड या नाउन से पहले किस तरीके से प्रयोग करना है, 5 क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो पॉज कर लीजिए। अगर आप हैंड टू हैंड कमेंट बॉक्स में लिखना चाहें, हैंड टू हैंड कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। माय ब्रदर इज इल, ही हैज हाई फीवर, ही सॉ द मून, ही बिकेम ग्लैड, ही गेव देम हिज एडवाइस, he helped them liberally, I bought a watch, I paid rupees 500 for this, you helped me, I would have been drowned। चलो, ये सेंटेंसेस है, इन्हें आपको कन्वर्ट करना है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं रूल नंबर 5 के बारे में। रूल नंबर 5 में क्या कहता है, नाउन फ्रेज इन अपोजिशन का प्रयोग करके, यानी कि नाउन फ्रेज इन अपोजिशन का प्रयोग करके कैसे हम सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस बनाएंगे, तो उसको बनाने के लिए यहां से हमारा नियम चालू है। अपोजिशन का अर्थ है साइड बाय साइड, यानी कि एक चीज जो एक दूसरे के आसपास रखी हो, एक दूसरे के इधर उधर हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, साइड बाय साइड को अपोजिशन कहते हैं। इसलिए किसी नाउन या फ्रेज को उस नाउन के बगल में रखा जाता है जिसकी व्याख्या की जाती हो। तो किसी भी नाउन को या नाउन फ्रेज को उस नाउन के बगल में ही रखा जाता है जिसकी वो व्याख्या कर रहा है, जिसके बारे में वो परिचय, वर्णन या विवरण दे रहा है। जो नाउन या नाउन फ्रेज अपोजिशन में रहता है उसे 2 अल्प विराम कॉमा के बीच में रखा जाता है, जैसे कि 2 अल्प विराम के बीच में रखा जाता है। तो भैया 2 अल्प विराम के बीच में रख लिया। सबसे पहली चीज ये क्या कह रहा है, साइड बाय साइड होनी चाहिए। ये रहा भैया, ये नाउन, ये अपोजिशन। तो नाउन कौन है, सुरेश, अपोजिशन कौन है, अ टीचर। तो बगल में हो, किसी नाउन या नाउन फ्रेज के बगल में रखा जाता है जिसकी व्याख्या की जा रही हो। व्याख्या किसकी कर रहे हैं, सुरेश की। क्या व्याख्या हो रही है, क्या परिचय दिया जा रहा है, क्या विवरण दिया जा रहा है कि सुरेश एक टीचर है। सुरेश कौन है, एक टीचर है। तो यहां तक की बात तो हमने इसकी मान ली। अगली बात क्या कह रहा है, नाउन फ्रेज या अपोजिशन रहता है उसे 2 अल्प विराम के बीच में रखा जाता है, 2 कॉमास के बीच में रखा जाता है। इस पे भी मुझे लेक्चर नंबर 1 या 2 का एक याद आया, कमेंट आया हुआ था कि क्या सर जब 2 वाक्यों को जोड़ते हैं हम लोग कॉमा लगाना जरूरी है क्या। हाँ जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है। अगर आप कॉमा लगाएंगे उसी से आभास होगा कि कहाँ व्यक्ति को आधा रुकना है। नहीं तो कई बार गड़बड़ क्या होती है कि यहां पर रुक करके बिना रुके ही इसको इससे अटैच कर दिया जाता है। और कई बार जब इस तरीके से हम रनिंग में जब कोई वाक्य का अनुवाद करके समझने की कोशिश करते हैं, कई बार गड़बड़ भी हो जाती है। इसलिए कॉमा रखेंगे आपके लिए बेस्ट रहेगा। मेरी एडवाइस यही रहेगी आपको कि कॉमा रखिए, ताकि आपको पता चले कि कौन सा हिस्सा कौन से पोर्शन का है, कौन सा फर्स्ट पोर्शन है, कौन सा सेकंड पोर्शन है, उसको आप डिवाइड कर पाएं आसानी से। ठीक है, तो अब यहां देखते हैं किस तरीके से चेंज किया गया। सुरेश इज अ टीचर, सुरेश एक टीचर है। ही इज वेरी जेंटल, वह बहुत ही सज्जन है। जेंटल का मतलब क्या है, सज्जन। और मेंटल का मतलब क्या होता है तो सुरेश एक टीचर है एंड ही इज वेरी मेंटल। नो, ही इज नॉट मेंटल, ही इज वेरी जेंटल, वह बहुत ही सज्जन है। तो सुरेश अ टीचर, अब इसको पता है हिंदी में मैं कैसे पढ़ूंगा, सुरेश एक शिक्षक, इज वेरी जेंटल, बहुत ही जेंटल है। ठीक है, तो यहां पर सुरेश अ टीचर, सुरेश एक शिक्षक, बहुत ही जेंटल है या बहुत ही सज्जन व्यक्ति है। यहां टीचर जो है वो एक नाउन है जो दूसरे नाउन सुरेश की व्याख्या करता है। यानी कि टीचर शब्द किसको बता रहा है, टीचर शब्द किसको दर्शा रहा है, सुरेश को दर्शा रहा है। अतः टीचर और सुरेश के साथ, तो टीचर और सुरेश के साथ अपोजिशन में है। यानी कि टीचर जो है किसके साथ अपोजिशन में है, सुरेश के साथ, क्योंकि टीचर शब्द किसकी व्याख्या कर रहा है, किसका परिचय, किसका विवरण दे रहा है, सुरेश का विवरण दे रहा है। विधि का प्रयोग तब होता है जब भिन्न वाक्यों में कोई ऐसे 2 नाउन हो जो एक ही वस्तु
व्यक्ति अथवा स्थान को प्रकट करते हो, व्यक्ति वस्तु अथवा स्थान को प्रकट करते हो, ऐसी स्थिति में उनका प्रयोग अपोजिशन के रूप में होता है। अन्य उदाहरण देखिए जैसे कि अजमेर। चलिए गाइस यहां देखते हैं इस एग्जांपल में हमें क्या मिल रहा है, रवि वॉज द बेस्ट बॉय। क्या बोल रहा है यहां पे सीधा ये, रवि वॉज द बेस्ट बॉय इन द क्लास। रवि जो है क्लास का सबसे बेस्ट बॉय है। ही वॉज द मॉनिटर, और वह क्या है, मॉनिटर है। तो यहां पर द मॉनिटर शब्द जो है वो हमें यहां पर इसका वर्णन करते हुए या इसकी व्याख्या करते हुए दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो रवि जो है कक्षा का सबसे बेहतरीन व्यक्ति है। तो जो बेहतरीन व्यक्ति है उसे हमें कहाँ रखना है, अपोजिशन को हमें कहाँ रखना है, हमेशा नाउन के पास रखना है। तो हमने क्या किया, रवि को उठा करके, सॉरी द मॉनिटर को उठा करके सीधा रवि के पास ले लिया, क्योंकि अपोजिशन उस नाउन के पास में होता है जिस नाउन की वह व्याख्या कर रहा होता है। साथ ही साथ वॉज द बेस्ट बॉय इन द क्लास, वॉज द बेस्ट बॉय इन द क्लास, इसको हमने एज इट इज उठा लिया। तो यहां पर क्या हो गया, रवि द मॉनिटर। तो रवि जो मॉनिटर है क्लास का, वॉज द बेस्ट बॉय इन द क्लास, वह सबसे अच्छा विद्यार्थी था कक्षा में। सेम कंडीशन में अगर आगे हम लोग देखें तो टैगोर वॉज द ऑथर ऑफ द गीतांजलि, गीतांजलि पुस्तक का नाम है। ही वॉज अ ग्रेट पोएट ऑफ बंगाल। तो अब यहां पर क्या है कि टैगोर का एक परिचय मिल रहा है, रविंद्रनाथ टैगोर का, वो क्या मिल रहा है, अ ग्रेट पोएट ऑफ बंगाल। टैगोर कौन थे, एक प्रसिद्ध कवि, एक महान कवि थे बंगाल के। तो अब यहां पर क्या बना, देखो हमारा टैगोर के बारे में कौन बता रहा है, अ ग्रेट पोएट ऑफ बंगाल बता रहा है। तो सबसे पहले हमने अ ग्रेट पोएट ऑफ बंगाल को सीधा क्या किया, टैगोर के साथ रख लिया, प्लस दोनों को एक एक कॉमास के बीच में रख लिया, और बाकी वाक्य क्या है, वॉज द ऑथर ऑफ द गीतांजलि। तो यहां पर देखना, वॉज द ऑथर ऑफ द गीतांजलि, इसको हमने एज इट इज रख लिया। कुल मिलाकर के हमें दो बातों का ध्यान रखना है कि नाउन की व्याख्या करने वाला शब्द, नाउन का विवरण देने वाला शब्द, नाउन का अपोजिशन करने वाला शब्द हमेशा नाउन के पास रहता है, इर्द गिर्द रहता है। कहां रहेगा, हमेशा उस नाउन के पास रहेगा। और उस शब्द को जो अपोजिशन दिखा रहा होता है उसको हम दो कॉमा से मार्क कर देते हैं, यानी कि पहले नाउन, फिर कॉमा, फिर अपोजिशन, फिर कॉमा, फिर बाकी का वाक्य। नाउन कॉमा अपोजिशन कॉमा, उसके बाद बाकी का वाक्य। इस तरीके से हम इसे बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, आसानी से समझ सकते हैं। माई ब्रदर वेंट टू दिल्ली, दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। अब देख लो यहां पे क्या है, दिल्ली और दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। तो यहां पर माय ब्रदर जो है उसका विवेचन या उसका वर्णन नहीं किया जा रहा है, स्थान का किया जा रहा है, किस नाम से, द कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से। तो देखो माय ब्रदर वेंट टू दिल्ली, और क्योंकि मुझे अपने नाउन के आसपास ही इसे रखना है, तो दिल्ली द कैपिटल ऑफ इंडिया। इस तरीके से करके हमने स्थान का नाम या फिर ऑब्जेक्ट होने पर हमने ऑब्जेक्ट के पास में ही, उस नाउन के बिल्कुल पास में ही उसके अपोजिशन को रखा। महात्मा गांधी वॉज अ ग्रेट लीडर, ही इज कॉल्ड द फादर ऑफ द नेशन। तो महात्मा गांधी क्या है, एक ग्रेट लीडर हैं, और वो ग्रेट लीडर होते हुए क्या है, फादर ऑफ नेशन उन्हें कहकर पुकारा जाता है। तो महात्मा गांधी इज अ ग्रेट लीडर, महात्मा गांधी एक ग्रेट लीडर हैं, इज महात्मा गांधी के लिए कहा जा रहा है, इज कॉल्ड द फादर ऑफ द नेशन, और उन्हें फादर ऑफ द नेशन कहकर के भी पुकारा जाता है। यहां पर बहुत सरल सा काम हुआ है, पता है क्या सरल सा काम हुआ है, ये ही जो है ना, इस ही को हटाया, बात समझ रहे हो, इस ही को हटाया और कॉमा लगाया, खत्म बात। नेक्स्ट देखिए अगला हमारा एग्जाम्पल क्या आता है, कोलंबस वॉज अ फेमस सेलर, यानी कोलंबस नाम का एक व्यक्ति था जो प्रसिद्ध नाविक था। सेलर का मतलब क्या होता है बेटा, सेलर का मतलब यहां हो गया नाविक। ही वॉज एन इटालियन, वह एक इटालियन था, इटली देश का रहने वाला था। ही डिस्कवर्ड अमेरिका, और उसने अमेरिका की खोज की थी। तो अब यहां पे देखो कोलंबस अ फेमस इटालियन सेलर, तो अब यहां पे क्या हो गया, सेलर को उठा लिया और इटालियन को उठा लिया, और दोनों को मिलाकर के क्या बना लिया, इटालियन सेलर बना लिया। तो कोलंबस वॉज अ फेमस सेलर, कहां का, इटालियन सेलर। तो दोनों को उठा करके पूरा एक वाक्य क्या बना लिया, अ फेमस इटालियन सेलर। ठीक है, यानी कि एक प्रसिद्ध इटली का नाविक था, डिस्कवर्ड अमेरिका, उसने अमेरिका की खोज की। तो यहां पर ही को उड़ा करके सीधा डिस्कवर्ड अमेरिका ले लिया, क्योंकि ही के बारे में तो पहले ही बात हो गई, कोलंबस। और कोलंबस कौन था, एक प्रसिद्ध इटालियन
नाविक था। तो अब ये दोनों उसकी विशेषता बता रहे हैं कि एक प्रसिद्ध नाविक था, ये भी विशेषता बता रहा है, इटालियन नाविक था, ये भी प्रसिद्ध, ये भी उसकी विशेषता बता रहा है कि कहाँ का रहने वाला था, इटली का। क्या था भाई, नाविक था, तो एक इटली का नाविक था या इटालियन नाविक था, ऐसा भी हम यहाँ पर कह सकते हैं। इंदिरा गांधी वॉज आवर प्राइम मिनिस्टर, शी वॉज शॉट डेड बाय हर सिक्योरिटी गार्ड्स। तो अब देखो इंदिरा गांधी कौन थी, इनका परिचय या इनका विवरण क्या है, तो ये हमारी प्राइम मिनिस्टर थी, हमारी प्रधानमंत्री थी। शी वॉज शॉट डेड बाय हर सिक्योरिटी गार्ड्स, तो इंदिरा गांधी आर प्राइम मिनिस्टर, इंदिरा गांधी जो हमारी प्राइम मिनिस्टर थी, तो इंदिरा गांधी और प्राइम मिनिस्टर में क्या हुआ, विवरण मिल गया। वॉज शॉट डेड बाय हर सिक्योरिटी गार्ड, सेम एज इट इज यहां पर रह जाएगा, इसमें कोई परेशानी नहीं होगी, है ना। गार्ड्स कर लीजिए इसे, अपने सिक्योरिटी गार्ड्स के द्वारा उनकी मृत्यु कर दी गई थी या उनकी हत्या कर दी गई थी, इस तरीके से हम इसे देख सकते हैं। अगला देखिए, कंबाइंड ईच सेंटेंस, आपको यहाँ पर 3 क्वेश्चंस मिल रहे हैं, इन 3 क्वेश्चंस को आपको मिलाना है। डॉक्टर राधाकृष्णन, बिल्कुल अभी लास्ट, फर्स्ट क्वेश्चन तो बिल्कुल लास्ट एग्जाम्पल की तरह है। मोहन वॉज द ओनली सन, डाइड एन एक्सीडेंट। चलिए इसकी फोटो ले लीजिए, इसे आप एक बार सॉल्व करेंगे। चलिए गाइज अगला देखते हैं। नेक्स्ट हमारा रूल क्या कहता है, रूल नंबर 6। तो रूल नंबर 6 कहता है एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज। एडवर्ब का मतलब क्या होता है, क्रिया विशेषण। क्या होता है, क्रिया विशेषण, जो किसी क्रिया की विशेषता बताता है। तो एडवर्ब हो या एडवर्बियल फ्रेज हो, ऐसा कोई वाक्यांश आ जाए जो किसी क्रिया की विशेषता बताता हो, का प्रयोग करके एडवर्ब सामान्यतया ly का प्रयोग करके बनता है। तो यानी कि इसका प्रयोग करके कैसे बनाना है, तो एडवर्ब सामान्यतः ly का प्रयोग करके बनाया जाता है यदि वाक्य में कुछ शब्द मिलकर एडवर्ब का कार्य करते हैं तो उसे एडवर्बियल फ्रेज कहा जाता है। अभी मैंने बताया कि अगर एक शब्द जो है वो क्रिया की विशेषता बताए तो एडवर्ब, 2-3 शब्द मिलकर के कोई वाक्यांश हो जो किसी क्रिया की विशेषता बताए तो एडवर्बियल फ्रेज कहते हैं। यह विधि तब प्रयोग में लाई जाती है जब दोनों वाक्यों में कोई एक वाक्य दूसरे वाक्य की मुख्य क्रिया, दोनों में से कोई एक वाक्य दूसरे वाक्य की इंपॉर्टेंट मुख्य क्रिया की विशेषता प्रकट करता है। जो वाक्य विशेषता प्रकट करता है उसे एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज में बदल देते हैं। बहुत बढ़िया, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये 2 बातें। तो सबसे पहली बात क्या है कि जब दोनों वाक्यों में से कोई एक वाक्य दूसरे वाक्य की मुख्य क्रिया की विशेषता बताए। सबसे पहली चीज ये, जब दोनों वाक्यों में से कोई एक वाक्य क्या करे, दूसरे वाक्य की जो मुख्य क्रिया है, मेन वर्ब जो है, उसकी विशेषता प्रकट करता है। ठीक है साहब, 2 वाक्य आए, उसमें से एक वाक्य में कोई ऐसी चीज है जो दूसरे वाक्य की मेन वर्ब जो है उसकी विशेषता प्रकट कर रहा है। ठीक है साहब, आगे जो वाक्य विशेषता प्रकट करता है, तो यानी कि जो वाक्य विशेषता प्रकट कर रहा है उसे एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज में बदल लेना है। बस इतना सा काम है और कुछ नहीं करना। एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे परिभाषा क्या कह रही है, ही वेंट टू कॉलेज, वह कॉलेज गया। ही वॉज पंक्चुअल, और वो समय का पाबंद है, पंक्चुअल है। तो देखो कॉलेज जाना में यहाँ पे क्या हो रहा है, जाने की क्रिया हो रही है। मेन वर्ब क्या है, जाने की क्रिया करना। मुख्य क्रिया हो रही है कहां पर, वेंट में। और कैसे जा रहा है, पंक्चुअली जा रहा है। तो ये पंक्चुअल शब्द मुझे बताओ इस मेन वर्ब की विशेषता बता रहा है कि नहीं बता रहा है, कि वो कैसे समय पर गया, तो बिल्कुल निश्चित समय पर, सही समय पर गया। वो पंक्चुअल है, समय का पाबंद है, तो समय का पाबंद होते हुए वह कॉलेज जाता है। आई मेरी बात समझ में। तो जाने की क्रिया कैसे हो रही है, पंक्चुअलिटी से हो रही है। कैसी हो रही है, पंक्चुअलिटी से, या फिर आप कह सकते हो समय का पाबंद होकर के वह जाने की क्रिया कर रहा है। ऐसी स्थिति में दूसरे वाक्य का पंक्चुअल शब्द पहले वाक्य की क्रिया वेंट की विशेषता बताते हैं। अतः पंक्चुअल शब्द को हम क्या करेंगे, सीधा एडवर्ब में बदलकर दोनों वाक्यों को मिलाकर इस प्रकार लिख सकते हैं। देखिए, ही वेंट टू कॉलेज पंक्चुअली। पंक्चुअली का मतलब क्या होता है, सही समय पर। अब पंक्चुअली यहां पर आकर के क्या बन गया, वेंट का एडवर्ब बन गया। इसको हमने सीधा, पंक्चुअल क्या था यहाँ पे, हमारा नाउन था, और इस नाउन को हमने सीधा ly मिला करके क्या करा, एडवर्ब बना लिया। इस तरीके से हम प्रयोग में कर सकते हैं। आई फिनिश द वर्क, मैं कार्य समाप्त कर चुका था।
इट टुक मी नो टाइम, इसमें मुझे कोई समय नहीं लगा। तो कार्य में समय नहीं लगा कि समाप्त करने में समय नहीं लगा? तो सीधी सी बात है, समाप्त करने में समय नहीं लगा। तो यहां पर नो टाइम जो बता रहा है, इट टुक मी नो टाइम जो बता रहा है, वो क्या बता रहा है? फिनिश्ड की विशेषता बता रहा है। यहां पहले वाक्य की क्रिया फिनिश्ड की विशेषता बता रहा है, इसको एडवर्बियल फ्रेज जो है इन नो टाइम में बदल कर दोनों वाक्य में मिलाकर इस प्रकार लिख सकते हैं, आई फिनिश्ड द वर्क इन नो टाइम। तो यहां पर इन नो टाइम से हमने क्या किया, इसे अपना एडवर्बियल फ्रेज बना लिया। क्या बना लिया बोलो? इसे एडवर्बियल फ्रेज बना लिया कि मैंने बिना अधिक समय लगाए, इन नो टाइम, यानी कि ना के बराबर समय, या ना मतलब गिन ही नहीं सकते, इतने कम समय के अंदर काउंट नहीं किया जा सकता, इतने कम समय में मैंने अपना कार्य समाप्त कर चुका था। तो यहां पर कार्य की जो समाप्ति हो रही है ना, बात को ध्यान से सुनना, समाप्ति जो शब्द है उसकी विशेषता बता रहा है इन नो टाइम। तो यहां पर हमने क्या किया दोनों जगह पर, कि जो विशेषता, क्रिया की विशेषता बताने वाले जो शब्द हैं, उन क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को हमने इसको तो किस में चेंज कर लिया था? एडवर्ब में। और इसको किस में चेंज कर लिया? तो एडवर्बियल फ्रेज में चेंज कर लिया। और एडवर्बियल फ्रेज में चेंज करके और सीधा का सीधा हमने दोनों को मिलाकर के एक वाक्य बना लिया। ठीक है, आगे देखते हैं, एक आध एग्जाम्पल और समझते हैं। चलिए गाइस, इन एग्जाम्पल में देखते हैं, राणा प्रताप, महाराणा प्रताप वॉज द ग्लोरी ऑफ मेवाड़। तो वो कौन थे? मेवाड़ के गौरव थे। देयर इज नो डाउट अबाउट इट, इस बात में कोई शक नहीं है। तो अब इस बात में अगर कोई शक नहीं है तो नो डाउट जो है इसको हम लोग यहां पर मार्क कर लेते हैं। राणा प्रताप वॉज अनडाउटेडली, अनडाउटेडली का मतलब क्या होता है? नो डाउट, और अनडाउटेडली एक ही बात है, तो हम कह देते हैं निस्संदेह, यानी कि निसंदेह तरीके पे द ग्लोरी ऑफ मेवाड़, यानी वो मेवाड़ के क्या थे? ग्लोरी थे, गौरव थे। द स्टूडेंट रीड द बुक, ही रीड इन अ हरी। तो अब यहां पर रीड का काम कर रहा है स्टूडेंट, और रीड का काम किस तरीके से कर रहा है? तो इन अ हरी, यानी कि जल्दबाजी में पढ़ रहा है। तो जल्दबाजी से पढ़ना किसी चीज को क्रिया विशेषण होगा कि नहीं होगा? तो रीड कैसे कर रहा है? जल्दबाजी में। अब देखते हैं, द स्टूडेंट रीड द बुक हरिडली, हरिडली का मतलब है जल्दबाजी से उसने उस किताब को पढ़ा। तो जब देखो क्रिया आई एक वाक्य में, दूसरे वाक्य में ऐसा कोई शब्द या वाक्यांश आ गया जो उसकी विशेषता बता रहा है, तो हमने क्या किया, इसको पूरा ही ढंग से क्रिया विशेषण बना के यहां जोड़ लिया और दूसरे पूरे वाक्य को उड़ा दिया। इस तरीके से हम बना सकते हैं। ही प्लेड क्रिकेट, उसने क्रिकेट खेला। ही प्लेड हैप्पीली, उसने खुशी खुशी खेला। तो ये तो बड़ी बच्चों वाला सवाल है, ये तो कोई भी एक सेकंड में समझ जाएगा कि उसने खुशी खुशी क्रिकेट खेला। तो उसने क्रिकेट खेला, उसने खुशी खुशी खेला, तो उसने खुशी खुशी क्रिकेट खेला बना लो भाई, दो अलग अलग वाक्य क्यों बना रहे हो? ही डिड हिज वर्क, उसने अपना कार्य किया। ही वॉज नॉट केयरफुल अबाउट इट, नॉट केयरफुल को क्या मैं केयरलेस लिख सकता हूं? बोलो, अगर कोई व्यक्ति सावधानी से नहीं कर रहा है तो मैं ये तो कह सकता हूं ना कि असावधानी से कर रहा है। और असावधानी जो है उसके लिए मुझे किसका प्रयोग करना है? केयरलेस का। और केयरलेस के अंदर ly मिला करके मैं उसे क्या बना लूंगा? अपना क्रिया विशेषण बना लूंगा, क्योंकि केयरलेस जो है वो विशेषण है किसी व्यक्ति के लिए। जैसे मैं केयरलेस हूं तो मेरे लिए केयरलेस अगर आया तो ऐसी स्थिति में ठीक है, क्योंकि एक व्यक्ति या कोई नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने के लिए अगर केयरलेस आ रहा है तो ठीक है ना, विशेषण है, संज्ञा है, सर्वनाम की विशेषता बता रहा है। उसके आगे ly मिला लिया तो वो क्रिया की विशेषण बताएगा, क्रिया की विशेषता बताना शुरू कर देगा। तो केयरलेसली किसके लिए आया? डिड के लिए आया, यानी कि उसने अपना कार्य कैसा किया? असावधानी पूर्ण तरीके से किया। द सन सेट, सूरज डूबा। द बॉयज हैड नॉट कंप्लीटेड द वर्क, और बच्चों ने काम जो है कंप्लीट नहीं किया था। चेंज करने में क्या बन रहा है? द बॉयज हैड नॉट कंप्लीटेड द वर्क बाय सनसेट, यानी कि सूर्य के डूबने तक भी लड़कों ने अपना कार्य समाप्त नहीं किया। तो क्रिया विशेषण यहां पे क्या है? क्रिया के होने का समय। और क्रिया के होने का समय क्या है? कि कब तक क्रिया नहीं हुई? सूर्यास्त होने तक क्रिया नहीं हुई। तो यहां पर क्रिया के या काम के कंप्लीट ना होने का क्या टाइम बताया गया? सूर्यास्त तक काम कंप्लीट नहीं हुआ। तो कार्य के ना होने का समय आ गया ना सूर्यास्त,
तो वो क्या है बेटा, वहां पे क्रिया विशेषण है। इस तरीके से हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो गाइस अगला आपके पास आ रहा है एक्सरसाइज नंबर 6। इसे देखिए, इसे कीजिए और बताइए आपका इसके अंदर क्या आंसर बनता है। इसकी फोटो ले लीजिए, आप चाहे तो क्लिक ले सकते हैं, चाहे तो पॉज कर लीजिए और आंसर लिख लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं। ओके चलिए, तो गाइस आज के लिए इतना ही। आई होप आज का लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा और आप अच्छे से आपने एंजॉय किया होगा। थोड़ा सा मैं मानता हूं कि पिछले 2 जो हमारे लेक्चर्स थे उसके कंपैरिजन में आज का लेक्चर थोड़ा सा टिपिकल लगा होगा। टिपिकल गाइस इसलिए लगा है क्योंकि आंख बंद करके रूल फॉलो नहीं किया है। आज के लेक्चर में हमने वहां पर स्वाभाविक तौर पर देखा है कि हाँ, अगर इस तरह के 2 वाक्य हैं हिंदी में तो एक स्वाभाविकता के जरिए हम उन्हें कैसे जोड़ेंगे, थोड़ा सा उसका भी हमें यहाँ पर ध्यान रखना है। सो गाइस आई होप आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे अच्छे से और नेक्स्ट लेक्चर आने से पहले इस लेक्चर को अच्छे से क्लियर कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच। आई विल सी यू सून इन माय नेक्स्ट लेक्चर। टिल दैट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय। आई विल सी यू सून।